नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BGDG 172 जिसका शीर्षक है जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 5 तक के यूनिट को पढ़ लिया है, जिसके सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहां पे जाके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 6 जिसका शीर्षक है मातृत्व। इकाई में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो है असाइनमेंट जमा होना शुरू हो चुका है बहुत सारे स्टडी सेंटर में। और अगर आप बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप हमसे भी हैंड रिटर्न असाइनमेंट ले सकते हैं। हैंड रिटर्न असाइनमेंट लेने के लिए आपको दिए गए नंबर पर हमें फोन करना होगा और हम आपके द्वारा दिए गए असाइनमेंट को बनाकर आपके पोस्ट ऑफिस के एड्रेस में यानी आपके घर के एड्रेस में डिलीवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। हमारा टॉपिक है मातृत्व। मातृत्व का मतलब क्या होता है? मातृत्व में देखिए, सबसे पहले जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, वो मैं डिकोड करता हूं। किसको? शीर्षक को। तो शीर्षक को अगर डिकोड करते हैं हम, तो इसी में से जो है 50% यूनिट हम समझ जाते हैं कि आखिर इस यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मातृत्व में मातृ यानी मां जुड़ा हुआ है। तो मां यानी इस चैप्टर में हम जो है मातृत्व यानी मां के बारे में पढ़ेंगे। एक मां की क्या भूमिकाएं होती है, एक मां की क्या जिम्मेदारियां होती है, हमारे मां को जो है हमारे समाज में कितने ताने, कितने दर्द सहने पड़ते हैं। घर की बात करें तो घर में महिलाओं को, माताओं को कितने काम करना पड़ता है। अगर महिलाएं बाहर काम करने जाती है तो उन्हें बाहर भी कितना काम करना पड़ता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि महिलाएं, माताएं काम तो करती है पुरुषों की तरह, उनकी बराबरी की काम करती है, लेकिन पुरुषों की तरह उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दिन का 400 कमाता है तो एक महिला जो है वही काम को करके दिन में 300 कमाती है। तो कहीं ना कहीं जेंडर में क्या है, जेंडरीकरण है मातृत्व को लेकर, पितृत्व को लेकर, यानी हम महिलाओं को, माताओं को कम आंक रहे हैं। अगर कोई महिलाएं ऑफिस का काम कर रही है तो घर में आकर भी उन्हें घर का काम करना पड़ता है, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। बाहर काम करने के बाद घर आकर वो आराम फरमाते हैं, लेकिन महिलाओं को आराम फरमाने का भी समय नहीं मिलता। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि महिलाएं जिस तरह के मेहनत करती है उसके हिसाब से उन्हें उस तरह का राशि का भुगतान नहीं किया जाता, उन्हें उनकी मेहनताना नहीं मिल पाती। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका शीर्षक है जेंडर भूमिकाएं, मातृत्व और पितृत्व। देखिए, यहां तक तो 5 यूनिट तक पढ़ के आप ये समझ ही गए होंगे कि जेंडर और लिंग में क्या फर्क है। और हमने पहले अध्याय में जो है जेंडर और लिंग को जो है वो क्या किया था, हमने उसको अलग अलग चीजों में बांटा भी था, उनकी अलग अलग परिभाषाओं को हमने देखा था। जेंडर, जब भी जेंडर की बात आए आप समझ लीजिएगा भेदभाव की बात हो रही है। जब भी लिंग की बात आए तो समझ लीजिएगा हम पहचान की बात कर रहे हैं कि आपका लिंग क्या है, आप पुरुष हैं कि स्त्री है। लेकिन मैं अगर आपसे जेंडर की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं भेदभाव की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मातृत्व और पितृत्व है। देखिए, हमारा जो समाज है, मैं सिर्फ भारत की या हमारे किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं कि हमारा जो पूरा दुनिया अगर आप देखें तो इस पूरे दुनिया में क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। यानी पिता की संपत्ति का वारिस जो है वो कौन होता है? बेटा ही होता है। कहीं भी आप देख ले, अगर आप किसी भी देश को देखें, वर्तमान में भी अगर आप देखें तो मान लीजिए 210 देश है, तो 210 देश में मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 देश में जो है महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद पर है। बाकी 200 देशों पर क्या है, पुरुष ही या तो राष्ट्रपति है या तो प्रधानमंत्री है। आप इस चीज को देख सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति में भी, उद्योगों में भी जो है पुरुषों का वर्चस्व, यानी हर सेक्टर में पुरुषों का ही वर्चस्व है। महिलाओं को जो है या तो आगे बढ़ने दिया जाता नहीं, ठीक है, या फिर उन्हें शुरू में ही जो है पढ़ने नहीं देते हैं, जिस कारण वो अपने टैलेंट को अपने में ही जो है सिमट कर रख देते हैं। तो मातृत्व और पितृत्व, मातृत्व है यानी माँ की ममता। एक माँ दिन भर में जो काम करती है, यानी एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए जो काम करती है वही तो है मातृत्व। अब कल जो क्या था, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बहुत सारे जो है इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, सोशल मीडिया के, उनको जो है सम्मानित किया गया। कल आपने देखा मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है भावुक होकर महिलाओं के लिए कितने अच्छे अच्छे शब्द गढ़े।
तो यह है मातृत्व। यानी एक माँ, अगर हम सिर्फ इंसान की यहाँ बात नहीं कर रहे, अगर हम एक किसी जानवर को देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एक माँ की ममता क्या है। एक माँ अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए, दूध पिलाने के लिए, हिरण का जो एक बच्चा है उसको, जो हिरण है वो शेरों से बचाने के लिए, ठीक है, अपना जान जो है वो दांव पर लगा देती है। तो यह माँ की ममता की बात हो रही है। एक माँ अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, घर के लिए, अगर एक महिला किसी दफ्तर में काम कर रही है, किसी स्कूल में टीचर है, तो उस स्कूल के लिए, उस दफ्तर के लिए कितना सैक्रिफाइस करती है। बाहर तो काम करती ही है, साथ ही साथ घर में आकर उन्हें आराम नहीं मिलता। घर में आकर भी उन्हें फिर से वही बच्चों की देखभाल करना, बड़े बूढ़ों की देखभाल करना, खाना बनाना, सब कुछ देखना पड़ता है। और उसके बाद भी उन्हें जो है उनके हक का जो वेतन है, जो मेहनताना है, वो हम नहीं देते। वही हम बात करें पितृत्व की, तो पितृत्व मतलब क्या? पिता का सत्ता। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है पिता की सत्ता। यानी समाज पर कौन काबिज है? पुरुष काबिज है। जैसे मेरे पिता का संपत्ति मुझे मिलेगा, मेरी बहन तो जो है वो शादी करके ससुराल चली जाएगी, लेकिन पिता की संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? औपचारिक रूप से उस बेटे का होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? मातृत्व और पितृत्व है। चलिए अब जो है हम आगे देखते हैं, पार सांस्कृतिक संदर्भ में पितृसत्ता, पूंजीवाद और मातृत्व परक शरीर। देखिए, पार सांस्कृतिक यानी हम भारत से और किसी और दूसरे देश की बात करेंगे। हम अपने संस्कृति से अगर आगे बढ़े तो वहां पर भी हमें यही देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को, माताओं को दबाया जाता है, उनसे अधिक काम तो कराए जाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उनकी जो मेहनताना है वो नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं उनसे भेदभाव होता है, ठीक है। चलिए, उनकी टैलेंट की कदर नहीं होती। अगर कोई महिलाएं आगे बढ़ना चाहती भी है तो समाज और उसका परिवार उसके जो है वो टांग खिंचाई करती है कि नहीं, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार अमेरिका में भी महिलाओं को शुरू में वोट देने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वहां पर जाने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को चर्च जाने का अधिकार नहीं था। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो बात करते हैं पूंजीवाद। देखिए, पूंजीवाद की अगर बात करें तो आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो कितने ही ऐसे राजाओं के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन रानियां बहुत कम आपने पढ़ा है। एक झांसी की रानी, एक रजिया सुल्तान, जो अपने बच्चों को लेकर भी पीठ पर अपने बच्चे को लेकर लड़ने के लिए चली गई थी। लेकिन अधिकांश क्या थे? अधिकांश राजा ही थे। आप राजाओं के, शासकों के लिस्ट को निकाल कर देखिए, उसमें आपको सबसे अधिक पुरुष मिलेंगे। यानी ये हमारा समाज है जहां पर किसका? पुरुषों का दबदबा है। अब बात करते हैं पूंजीवाद की। पूंजीवाद यानी पैसे की बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम भारत की बात करेंगे। भारत में अगर आप पूंजीपतियों की एक लिस्ट निकाले, एक सूची निकाले, तो उसमें अगर टॉप 10 या टॉप 20 है, उसमें भी पुरुषों का ही दबदबा है। आप एक ऐसे महिला का नाम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, जो अरबपति हो, जो टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 20 के उद्योगपतियों में से एक हो, आप नाम नहीं बता पाएंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्या महिलाओं के पास क्या टैलेंट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। कोई महिला अगर बिजनेस करना चाहती है, कोई महिला अगर नौकरी करना चाहती है, तो उन्हें बोला जाता है कि तुम बिजनेस करोगी, तुम बिजनेस कर पाओगी, तुम लोगों से डील कर पाओगी, तुम कस्टमर से डील कर पाओगी, नहीं, तुमसे ये सब नहीं होगा। यह कहकर हम जो है पहले ही महिलाओं के मनोबल को कम कर देते हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। और यही कारण है कि आज पूंजीपतियों की अगर हम लिस्ट निकाले, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, इन सभी के अगर हम लिस्ट निकाले सभी की, तो दुनिया भर में भी और भारत में भी जो है महिलाएं बहुत ही कमतर हैं। महिलाओं की संख्या जो है नगण्य है, काफी कम है। एक दो आपको मिल जाए बहुत ही मुश्किल की बात है। तो ये हो गया पूंजीवाद। अब बात करते हैं मातृत्व परक शरीर। मातृत्व परक शरीर का अर्थ होता है कि एक मां का शरीर, यानी एक मां के शरीर को हम लोग देखते कैसे हैं। अगर आप बहुत रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि बहुत लोगों का आज भी यह मानना है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, यानी उनका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा करना। ये पुरुषों की सोच है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं एक नियम की बात करूं, प्रकृति के नियम की बात करूं, तो एक मां को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं बनाया गया है। एक मां का और भी काम है, समाज में सहभागिता है।
अभी कुछ दिन पहले 15 से 20 दिन पहले सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसने महिलाओं को छूट देते हुए यह कहा कि सऊदी अरब में बुर्का जो है अब कंपलसरी नहीं रहा, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस पहन सकते, आपकी मर्जी, आप बुर्के पहनना चाहें तो पहन सकती है, आप जो है कोई और पोशाक पहनना चाहें तो आप पहन सकती है। स्मृति ईरानी को भी जो है वो मक्का का शहर जो है वो ले जाया गया था। तो सोचिए कि दुनिया धीरे धीरे अब डेवलप कर रही है और हमें भी अपने इस सोच को क्या करना है, मॉडर्न करना है, आगे बढ़ाना है, तभी जो है जीडीपी हमारी आगे बढ़ पाएगी। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस प्रकार महिलाओं को लोन देना स्टार्ट किया कि आप आओ बैंक, आप लोन लो, आप जो है अपने खर्चे चलाओ। बहुत सारे घरों में जो है पुरुष या तो काम नहीं करते या किसी घर में दुर्भाग्यवश पुरुष नहीं है, तो उस कंडीशन में महिलाएं जो है अपना घर चलाती है, छोटे मोटे रोजगार करती है, कुछ भी करती हो, लेकिन छोटे मोटे रोजगार करके वो अपना जो है घर चलाती है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, एक औरत को ये सब नहीं करना चाहिए। एक महिला का काम क्या है, घर में चूल्हा चौका करना, ठीक है, उसके बाद सिर्फ बच्चे पैदा करना। बहुत सारे ऐसे समाज है, ऐसे समुदाय है, ऐसे संस्कृति के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ये कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ क्या अधिकार है और तुम्हारा क्या ये है कर्तव्य है कि तुम मुझे बच्चे दो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक माँ को खुद ये सोचना चाहिए कि मैं कितने बच्चे पैदा करूं, मैं कितनी बार प्रेग्नेंट हूं। ये कोई गारंटी नहीं कि मतलब एक कोई तथ्य नहीं हुआ कि आप एक महिला को 7 बार 8 बार 10 बार प्रेग्नेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कर रहे हैं, उसको हक भी नहीं, उसको मतलब मन भी नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, समाज का, संस्कृति का, धर्म का, पंथ का ये सब जो है ये करके डरा कर धमका कर जो है महिलाओं से आप ऐसा करते हैं। ऐसे केसेस देखने को सामने मिले हैं, दार्शनिकों ने इस पर रिसर्च किया है और आपकी किताब में, बुक में भी जो है यही चीज दिया गया है। मातृत्व परक शरीर, यानी एक महिला के शरीर को हम सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, अपने संतुष्टि को मिटाने के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए। एक महिला इससे कई ज्यादा आगे बढ़ सकती है, अपने देश समाज के लिए और भी अच्छा कार्य कर सकती है, देश के जीडीपी को आगे बढ़ा सकती है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संदर्भ में मातृत्व, शहरी, ग्रामीण, जातिगत और वर्गगत विभाजन। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हम ये जानते हैं कि हमारा ये भारतीय जो समाज है ये वर्गों में, पंथों में, धर्मों में, अलग अलग शहर, ग्रामीण में क्या है, बटा हुआ है। शहर जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ कुछ महिलाएं काम करती नजर आएंगी। आप गांव जाएंगे तो महिलाएं बिल्कुल भी बाहर निकलकर काम नहीं करती है। जातिगत की बात करें तो बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपनी महिलाओं को आज भी घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे समुदाय है, धर्म है, वर्ग है जो आज भी अपने महिलाओं को अपने घर में कैद करके रखे हैं। धर्म का नाम लेकर, समाज का नाम लेकर, संस्कृति का नाम लेकर उन्हें डराते हैं कि तुम महिला हो, तुमको ये करने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे खिलाफ ये जारी कर देंगे, वो जारी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद घरेलू हिंसाएं तो होती ही रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं शहरी और ग्रामीण की। देखिए, अगर एक गांव की महिला है, ग्रामीण महिला है, तो वो गांव का समाज, उसका परिवार ये चाहता है कि वो गांव की महिला जो है अपनी घर की इज्जत को बचाए, घर से बाहर न निकले, घर से बाहर निकले भी तो घूंघट लेकर निकले, पर्दा करके निकले, साथ ही साथ बच्चे पैदा करे, घर को सहेजे, घर को संवारे, मतलब यही अपेक्षा की जाती है एक गांव की महिला से। लेकिन वहीं पर एक शहर की महिला से हम ये अपेक्षा करते हैं कि तुम भी बाहर जाओ, कुछ पैसे को कमा के लाओ। क्योंकि देखिए, अब जो बेंगलोर है, पुणे है, बड़े बड़े शहर है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पर जो है आप 20 और 30 हजार में नौकरी करके अपना जीवन को अच्छे ढंग से चला नहीं सकते, क्योंकि आपका वहां पर अपना घर नहीं है तो रेंट आपको देना पड़ रहा है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, दूध वाला है, टीवी वाला है, ये है, राशन है, मतलब नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम महिला को भी बोलते हैं कि चलो हम लोग दोनों काम करते हैं, यानी महिला भी काम करती है और पुरुष भी काम करता है। इसलिए तो शहरों में जो है, आप शहर अगर जाएंगे तो शहरों में कोई भी छोटे मोटे कंपनी में अगर आप जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे आपको महिलाएं काम करती नजर आती है। क्यों? क्योंकि शहरों में महंगाई है और वहां पर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम ना करे तो घर चलाना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं हो पाता। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी शिक्षा दूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, औरत को और पुरुष को एक साथ बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा। तभी जो है आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे ग्रामीण और विस्थापित माताएं। अगर आप भारत के कोई भी गांव में चले जाएं तो आज भी वहां पर आप देखेंगे कि जो है मतलब लोग जो है वो 3, 4, 6 बच्चे पैदा करते हैं। क्यों?
शायद अशिक्षा में कमी, मतलब शिक्षा में कमी है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें इस बात का मतलब ध्यान नहीं है कि अगर मैं 4 बच्चे पैदा करूं तो इस महंगाई के ज़माने में मैं सभी बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। वहीं क्यों ना आप सिर्फ 2 ही बच्चे लें, ठीक है, 2 ही बच्चे लेकर उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे अच्छे स्कूलों में उनका दाखिला करवाएं, विदेश पढ़ने के लिए भेजें, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि गांव में लोगों का ये सोच होता है कि 1 बच्चे से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, कम से कम 3-4 बच्चे लेना चाहिए। और इस तरह जो है हम इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि जो औरत है, जो माँ का शरीर है, वो माँ का शरीर क्या 4 बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। कोई माँ कुपोषित है, कोई माँ बीमार है, तो उस कंडीशन में भी हम उनके शरीर की चिंता नहीं करते, हम उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम बच्चे पैदा करते जाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि माँ का शरीर कमजोर हो जाता है और कभी कभी तो माँओं की मृत्यु भी हो जाती है, यानी जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में। ऐसा बहुत सारे केसेस है कि अस्पताल में प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो है, ठीक है, माँ की मृत्यु हो गई, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चा है, पेट में उसका ही जो है वो क्या हो गया, मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पहली बात तो हम गांव में हैं, हम उन्हें अच्छा अच्छा खाना नहीं खिला पा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है हर साल, हर 2 साल में जो है उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। उन्हें बच्चा चाहिए, अगर बेटी 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 हो रही है तो फिर उनको बेटा चाहिए। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक बच्चे पैदा करने के चक्कर में, बेटा पैदा करने के चक्कर में माँ के स्वास्थ्य का, महिला के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सिर्फ इस बात पर हम ध्यान देते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए। और एक माँ का शरीर जो है मतलब हष्ट पुष्ट नहीं होता, एक माँ का शरीर बच्चा पैदा करने के लिए परिपक्व नहीं होता। कभी कभार तो बाल विवाह के केसेस भी सामने आए हैं। जी हाँ, 13-14 वर्ष की बच्चियों का शादी दिलवाया जाता है और साथ ही साथ 15-16 वर्ष की आयु में जो है उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं, और बच्चे पैदा करने के टाइम उनका शरीर इस मतलब तैयार ही नहीं होता बच्चे को पैदा करने के लिए, और जो है असमय उनकी माताओं की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ग्रामीण और विस्थापित माताओं में इसको देखें। अब देखिए, अब कुछ आंकड़े हैं आपके सामने। 2011 की जनसंख्या, ने लास्ट जो जनसंख्या हमारा हुआ था वो 2011 में, 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात मात्र 943 ही है। 2011-13 की आंकड़ों की बात करें तो मातृत्व मृत्यु दर 167 है। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों की देखभाल करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन खेतों, घरों या कारखानों में काम करने की अत्यावश्यक जरूरत के साथ साथ करना पड़ता है। गांव में क्या देखने को मिलता है कि पता नहीं क्यों यार लोग 7, 8, 9 बच्चे पैदा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप अपने बच्चों को यार खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते। आपके बच्चे किसी के दुकान में काम कर रहे होते हैं, ठेला में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी बारूद फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। मतलब आप अपने बच्चे को अगर खिलाने पिलाने, अच्छे परवरिश देने का मादा नहीं रखते, आपकी औकात नहीं है उस सारे बच्चों को पालने पोसने की, पढ़ाने लिखाने की, तो फिर आप इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो? क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? हर एक बच्चा चाहता है कि उन्हें एक अच्छा जीवन मिले, एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत हो, अच्छा स्कूल मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यवसाय करने का मौका मिले। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें उनका हक नहीं दे रहे हैं। आप बच्चे पैदा कर तो दे रहे हैं और उन्हें रोड पर आप छोड़ दे रहे हैं कि जाओ भाई यहाँ काम करो, वहां काम करो, ठीक है। आज जो बाल शोषण अधिनियम वगैरह एक्ट क्यों लाना पड़ा गवर्नमेंट को? सरकार ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 8 साल, 9 साल, 10, 12 साल के बच्चे दुकानों में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी उम्र क्या है, पढ़ने की है। छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, उनका शरीर अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, उन्हें जबरन जो है वो मेहनत कराया जा रहा है। और जो उनसे काम करवाते हैं वो सिर्फ इसलिए काम करवा रहे हैं कि छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी से वो पैसा कम लेगा। जहां पर एक मजदूर जो है वो 400 रुपए दिन का लेगा, वही छोटे बच्चे को 100-150 में दे के जो है वो काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की गलती है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। आपको अधिक बच्चे बिल्कुल नहीं पैदा करने हैं। राजीव गांधी जी ने क्या नारा दिया था, हम दो हमारे दो। और क्योंकि देखिए संविधान, हमारा जो संविधान है उसमें ऐसा कोई नियम शुरू से रखा नहीं गया है। अगर बात करें संसाधनों की, तो पानी की कमी बेंगलोर में देखने को मिली है रिसेंटली। हर जगह पानी की कमी है, हर चीज की कमी है। ये महंगाई इतना क्यों है? क्योंकि आपके पास सोर्स कम है, जनसंख्या अधिक है, डिमांड अधिक जो बढ़ जाती है डिमांड, तो चीजों का दाम महंगा हो जाता है,
तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जनसंख्या को रोकना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको शिक्षा की जरूरत है, आपको शिक्षा की जरूरत है। जब एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो इन चीजों को जान लेता है कि हमारे पास कोयले की कमी है, पेट्रोल की कमी है, हर खनिजों की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है, जमीन की कमी है, तो हम अधिक बच्चे पैदा करके क्या करेंगे। आपके पास उन बच्चों को देने के लिए, आप अगर 7 बच्चे पैदा करते हैं तो क्या आपके पास उन बच्चों को देने के लिए 7 घर है, 7 मकान है, अलग अलग नहीं है। तो जब आपका औकात नहीं है 7 मकान उन बच्चों को देने की, तो फिर आप क्यों 7 बच्चे पैदा करते हैं, 4 बच्चे पैदा करते हैं। आपके पास जितना है उतना पैदा करो यार, हर एक बच्चे को उनका अधिकार दो, अच्छी शिक्षा दो। चलिए अब आगे हम बात करेंगे प्रजनन और सेरोगेसी। देखिए प्रजनन और सेरोगेसी का क्या अर्थ होता है। सेरोगेसी का अर्थ होता है, प्रजनन तो आप जानते हैं कि बच्चे पैदा करना, अभी इतना सारा लेक्चर मैंने इस पर दिया। सेरोगेसी की बात करें तो सेरोगेसी में होता क्या, किराए की कोख, क्या कहते हैं इसे, किराए की कोख। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक फिल्म है, मैं नाम भूल गया, उसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा है। उस फिल्म में सलमान खान की पत्नी की भूमिका में रानी मुखर्जी है, जो बच्चे पैदा करने में असक्षम होती है। तो इस कंडीशन में सलमान खान क्या करती है, प्रीति जिंटा को पैसे देकर प्रीति जिंटा से जो है अपने बच्चे पैदा वह करता है। नहीं, प्रीति जिंटा प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चे को रानी मुखर्जी लेती है। आई बात समझ में। तो इसे कहते हैं सेरोगेसी मदर, ठीक है, यानी किराए की कोख। मान लीजिए कोई ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बी मान लीजिए प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है किसी कारण से, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए क्या करेगा, एक दूसरे महिला के पास जाएगा, सी के पास, और सी को जाके ये बोलेगा, ठीक है, कि मैं तुम्हें कुछ पैसे वगैरह दूंगा, तुम बदले में क्या करो, तुम बदले में मुझे बच्चा दो। तो इसे कहते हैं क्या, सेरोगेसी मदर। कहीं कहीं इसे सरोगेसी बोलते हैं, और देहात में, गांव देहात में, शहरों में बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, किराए की कोख। यानी उस कोख का मैं किराया दे रहा हूं कि मेरे तुम्हारा काम है बच्चे पैदा करके मेरे को देना, तुम्हारा क्या काम है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बॉलीवुड में करण जौहर ने ऐसे ही किराए की कुक सेरोगेसी से अपने बच्चे को पैदा किया है। अगर मैं और बात करूं आपका तुषार कपूर, जो गोलमाल में वो गूंगे का जो है भूमिका जो निभाया तुषार कपूर, एकता कपूर का भाई, वो भी जो है, ठीक है, सेरोगेसी मदर से ही जो है अपने बच्चे को पैदा किया है। चलिए अब हम बात करेंगे भारत माता रूपक और यथार्थ के रूप में ममत्व। देखिए अक्सर ये बात विवाद के रूप में सामने आता है कि भारत को माता क्यों बोले। बहुत सारे समुदाय के लोग होते हैं वो भारत माता की जय नहीं बोलते, मैं किसी का नाम जिक्र नहीं करना चाहूंगा। उनका सवाल है कि क्या भारत माँ है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखिए मैं तर्क दूंगा, एक भारत माँ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत को मां हम लोग मानते क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। ये तर्क अभी मैं आपको दूंगा और अब भारत को मां बोलने में मजबूर हो जाएंगे। एक मां का काम क्या है, अपने बच्चों का भरण पोषण करना, अपने बच्चों की देखभाल करना। मां की ममता से बच्चे क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो उसी प्रकार इस देश ने, इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आप भारत की मिट्टी को अच्छे से देखें, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो आप पाएंगे कि हमारे भारत में कितनी विविधताएं हैं। आप मेघालय जाएंगे अलग लैंग्वेज, गुजरात जाएंगे अलग लैंग्वेज, केरल जाएंगे अलग लैंग्वेज अलग मौसम, कश्मीर जाएंगे अलग लैंग्वेज अलग मौसम। तो सोचिए कितनी विविधताओं का हमारा देश है भारत। इस भारत की मिट्टी ने हमें कितना कुछ दिया है, इस भारत की मिट्टी ने हमें कितना कुछ दिया है। तो क्यों हम इसे मां नहीं बोल सकते, हम इसे मां के रूप में मान नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसे मां बोलो, आप मां के जितना सम्मान तो इस देश की मिट्टी को आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, लोगों को करना क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी कर्नाटक के विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता वहां क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार कोई मतलब हुआ, बताइए, रह रहे हो। मैं तो कहता हूं कि सरकार को इन लोगों को चिन्हित कर देना चाहिए और तुरंत इन लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना, तुरंत, एकदम लेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रावधान संविधान में आना चाहिए, संसद में आना चाहिए कि जो भी अपने मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा या हाथ से लिखेगा, उस व्यक्ति को पकड़कर सीधा पाकिस्तान फेंक दो। उसके बाद एक ही दिन में उसको पाकिस्तान में रहकर उसकी औकात मालूम चल जाएगी। अरे पाकिस्तान की सरकार तो उनके खुद के लोगों को मार पीट रही है, आप वहां जाओगे ना, आपको चीड़ फाड़ के वो लोग खा लेगा। इतना भूखा देश है पाकिस्तान, खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं। अभी हमने, मोदी जी ने रावी नदी का पानी को रोक दिया है, तो आप ही को मार के वो काट के खा लेगा, आपका एक गुर्दा तक वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो पता नहीं ऐसे लोग क्यों करते हैं। तो भारत को हम लोग मां के रूप में इसलिए मानते हैं कि इस धरती ने, इस देश ने, इस मिट्टी ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है।
ठीक है, हमें क्या क्या दिया है? इस मिट्टी से हमें बहुत महान महान ऋषि मुनि आए हैं। इस मिट्टी ने हमें योग दिया है। इसी मिट्टी से जीरो का आविष्कार हुआ था। इसी मिट्टी ने हमें भगवान बुद्ध दिए हैं, महावीर जैन दिए हैं, भगवान कृष्ण दिए हैं। इसी मिट्टी ने हमें भगवान श्री राम जैसे मतलब पुरुष दिए हैं, महापुरुष दिए हैं, भगवान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी क्या है? ये मिट्टी माँ का एक प्रतीक है। प्रकृति की बात करें तो हम लोग प्रकृति को माँ के रूप में पूजा करते हैं। क्या करते हैं हम हिंदू लोग? प्रकृति को माँ के रूप में पूजा करते हैं ताकि उसको बचाया जा सके। हर बात में लॉजिक है, उसको बचाने के लिए हमने उसे माँ कहा है। उसी प्रकार इस देश को हमने बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को, संप्रभुता को बजाय रखने के लिए हमने इसे माँ का दर्जा दिया है। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ का क्षति नहीं करता, कोई भी बच्चा अपनी माँ को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ये सब नारे भी नहीं लगने चाहिए, और जो लगाते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा जो है वो होनी चाहिए। तो ये हो गया भारत माता की बात। अब आपका आखिरी टॉपिक है समकालीन चुनौतियां और प्रगतियां। देखिए, चुनौतियों की बात करें तो आज से नहीं, सदियों से जो है महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा है। सदियों से महिलाओं को काम करने से रोका जाता रहा है। सदियों से महिलाओं के साथ हिंसा, ठीक है, जबरन उनकी शादी, कम उम्र में उनकी शादी और कम उम्र में उनको प्रेग्नेंट करने की जो प्रथा है वो चलाई जा रही है। आज भी हमारे समाज में एक ना एक केसेस देखने को मिलते हैं। आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी मतलब घोर अपराध किया जा रहा है, और मुझे बताते हुए बहुत ही शर्म की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं कि मैं झारखंड से हूं, और हमारे झारखंड में आज से लगभग 7-8 दिन पहले विदेशी महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया। कहीं ना कहीं जो है ये हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाता है, और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त 10 दिन के अंदर में स्पेशल कोर्ट लगाकर इन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए। आप जितना फांसी देने में लेट करेंगे, कई सारे वकील एडवोकेट आ जाएंगे उन्हें बचाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सरकार जो है ये जो बलात्कार के मामले हैं, इन बलात्कारों के मामले में सरकार स्पेशल कोर्ट लगाकर, संडे मंडे सब कुछ नहीं, स्पेशल कोर्ट लगाइए, रात 12 बजे लगाइए, लेकिन उस बेटी को, उस माँ को आप इंसाफ दिलाइए। सोचिए, जहां पर बलात्कार हुआ, मैं वहां से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर बैठकर वीडियो बना रहा हूं। यानी दुमका में ये हुआ है। जो झारखंड से स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा दुमका के बारे में, और मैं पाकुड़ में बैठा हुआ हूं। यानी पाकुड़ में बैठकर, ठीक है, मतलब सोचिए कि मुझे घिन आ रहा है यार। मतलब क्या क्या समाज है हमारा। एक महिला घूमने के लिए आई है, भारत को देखने के लिए आई है। 4 दिन पहले, मतलब जब उनका बलात्कार हुआ, 4 दिन पहले कितना कितना पोस्ट कर रही थी, लद्दाख घूम रही थी, नेपाल जाने की बात कर रही थी, और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना जो घट गई। तो सोचिए कि क्या उस देश, वो फ्रांस के थे, कोई बोल रहा ब्राजील के, तो जहां के भी वो थे, क्या उस देश के लोग इंडिया घूमने के लिए आएंगे? क्या उनकी हिम्मत होगी कि चलो भाई घूम के आता हूं इंडिया से? तो कहीं ना कहीं ये हमारा सोच है, ये हमारा समाज है, इसको हमें क्या करना होगा? जल्द से जल्द रोकना होगा, जल्द से जल्द। हालांकि बलात्कार के मामले पूरी दुनिया में हो रहा है और इसे रोका नहीं जा पा रहा है। पता नहीं यार रोका क्यों नहीं जा पा रहा है। कठोर कानून नहीं है। सऊदी अरब के कानून देखिए कितने कठोर कानून है, ठीक है। तो वैसे कानून का भी इंप्लीमेंट हमें अपने देश में करना होगा। पता नहीं है सरकार फांसी की सजा क्यों नहीं दे रहा। आए दिन बलात्कार हो रहा है। मैं इस बात से, मतलब छोटे छोटे चीज में लोगों को जेल में डाल देते हैं, छोटे छोटे केस में, ठीक है, लोगों को जेल में डाल देते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार जो है बहुमत में है, भाजपा की सरकार। कांग्रेस भी बहुमत में थी, लेकिन उसके बाद भी जो है दोनों ही सरकार ने, कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत बड़ा एक दिल्ली में बलात्कार का कांड हुआ था, उसमें भी, और अभी जो हो रहा है उसमें भी सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। कोई प्रावधान नहीं, कोई कानून नहीं। तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए जो है जांच कराने के बाद। तो ये हो गया हमारी समकालीन चुनौतियां। प्रगति की बात करें तो बहुत सारे समाजों में महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। बहुत सारे बॉलीवुड के सिंगर है, महिला हैं। बहुत सारे छोटे मोटे व्यवसायी भी अब आगे आ रहे हैं, महिलाओं के तौर पर आगे अपना जो है परचम लहरा रहे हैं। कल ही आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे माताओं को, बहुत सारी बहनों बेटियों को जो है वो क्या किया, गिफ्ट दिया, ठीक है, पुरस्कृत किया गया उनको इन्फ्लुएंसर होने के नाते। तो कहीं ना कहीं प्रगति भी लोग कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोग प्रगति कर रहे हैं, विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं लोग। चलिए इसी के साथ जो है आपका ये यूनिट होता है खत्म। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए
या फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। आपको जूम क्लास ज्वाइन करनी हो तो हमारे पास जूम क्लास भी अवेलेबल है। एग्जाम काफी नजदीक है और जून 2024 का जूम क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको जूम क्लास चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके हमसे ये सभी चीजें ले सकते हैं।